Today we will start new chapter, that is friction. So in this chapter we have to study static friction, kinetic friction. Kinetic friction is also known as dynamic friction. Laws of friction, rolling friction and lubrication. तो हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी इक्वेशन डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन पढ़ना है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ना है एंड लुब्रिकेशन पढ़ना है. लुब्रिकेशन मीन्स हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो उसका एक केस होता है लुब्रिकेशन, तो वो पढ़ना है. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज एक्चुअल द फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body actually moves or even tries to move over the surface of another body. मतलब फ्रिक्शन तब पैदा होता है, ये एक अपोजिंग फोर्स है, ये तब पैदा होता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर चले या चलने का प्रयास करे. मतलब जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन तभी एग्जिस्ट करे जब बॉडी चल रही हो. फ्रिक्शन तब भी एग्जिस्ट करता है जब कोई बॉडी चलने का प्रयास कर रही हो. ठीक. नेक्स्ट आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कम इनटू प्ले when a body just begin to slide over the surface of another body is called limiting friction force. मतलब जब कोई बॉडी चलने ही वाली हो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन टू सरफेस, और ये तब एग्जिस्ट करता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर चलना स्टार्ट करने वाली हो उससे पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है. अब आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में. सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपको 3 पॉइंट याद करने. पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड ऑन देयर रफनेस. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एरिया ऑफ द सरफेस. देखिए 2 पॉइंट इंक्लूड कर दिए गए. पहला पॉइंट तो ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू जो है, वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि सरफेस कितना रफ या स्मूथ है. जितना स्मूथ होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होगी, जितना रफ होगा सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. दूसरा पॉइंट इसमें जो ऐड कर दिया है दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट. चाहे बॉडी का सरफेस से जितना ज्यादा हो दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती. डिपेंड किस पे करती है? नेचर ऑफ द सरफेस. आप किसी सरफेस पे चाहे एक फिंगर स्लाइड करें उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स महसूस करेंगे या पूरा हाथ स्लाइड करें. ठीक है. दूसरा आता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल पैरेलल टू द सरफेस इन द कांटेक्ट. दो बॉडी के सरफेस के एक बिल्कुल पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. मतलब अगर ये एक हाथ दूसरे हाथ पे स्लाइड कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों सरफेस के बीच में और बॉडी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तीसरा पॉइंट है फॉर द गिवन सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन पहले क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी होती है तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो बॉडी पर सरफेस जो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ वो इसके बॉडी वेट के बराबर होता है. इस रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. तो कह रहे हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बॉडी के वेट के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है. बॉडी का वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड म्यू एस. अब इस कांस्टेंट को पढ़ते हैं म्यू एस एंड इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो फॉर्मूला क्या बन गया? Fs इज इक्वल टू म्यू एस आर या म्यू एस बराबर Fs अपॉन आर. म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन.
अब आता है where the constant of proportionality mu s is called coefficient of static or limiting friction. The above formula hold only when fs has its maximum value. ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब fx मैक्सिमम वैल्यू हो, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे हो. ठीक, बिफोर दिस स्टेज fs इज लेस देन msr. ms क्या है? द मास ऑफ द बॉडी. ठीक, हेंस जनरली सॉरी ये म्यू एस आर होना चाहिए. fs इज लेस देन म्यू एस आर. इससे पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू एस आर से कम होगा. आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, और म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर. अब अगर पूछा जाए डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, द कोफिशिएंट ऑफ स्टार्टिंग और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन. एफ एस अपॉन आर को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब आता है काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर चल रही हो, स्लाइड कर रही हो, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. डायनेमिक फ्रिक्शन भी इसी को कहते हैं. तो देखिए, वंस द मोशन स्टार्ट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस डिक्रीजेज सो दैट द स्मॉलर फोर्स एफ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन. जब बॉडी चलना स्टार्ट कर दे, स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, अब जो दोनों बॉडी के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं. लॉज ऑफ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन सिमिलर है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ा सेम वही है. द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू बॉडीज प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. देखिए, कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन हो या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन हम सिंपल कहें, वो कभी पे एरिया पे डिपेंड नहीं करती कि कितना कांटेक्ट में एरिया, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस पे. सेकंड पॉइंट है द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ टू सरफेसेस प्लेस्ड इन कांटेक्ट एंड इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन. सिमिलर है. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे जैसे हम बॉडी पे फोर्स बढ़ाते जाते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है. लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू होती है जब मैक्सिमम हो जाए, तो एक फिक्स वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. उससे पहले का जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक कहलाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लिमिटिंग कहलाएगा. काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है. जैसे ही बॉडी स्लाइड करना चालू कर दे, उस वक्त सरफेस के बीच में जो पैरेलल फोर्स लगता है अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. जिस तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन से उसी तरीके से डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है. एफ के इज प्रोपोर्शनल टू आर और एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, जहां म्यू के क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. अब आता है ये ग्राफ. दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स और किस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया. मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे चेंज होता है, उसका ग्राफ है. तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है. देखिए, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है. एक मैक्सिमम फोर्स पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स सी तक ले जाते हैं, उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ए पर आ जाती है. ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. इससे पहले जो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. अब जैसे ही बॉडी पर फोर्स सी से ज्यादा लगाया जाता है, बॉडी स्लाइड होने लगती है, और जब स्लाइड मोशन स्टार्ट करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सडनली फॉल करती है. देखिए, मतलब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू सी से बियॉन्ड करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स गिरता है, और फिर एक कांस्टेंट फोर्स के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो जाता है. मतलब जब बॉडी मोशन स्टार्ट करने वाली होती है, उससे पहले का जो भी फोर्स होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. एक मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स पर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ना बंद कर देता है पॉइंट ए पर. तो ये पॉइंट ए पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा करते हैं तो बॉडी स्लाइड होने लगती है, मोशन में आ जाती है. तो जैसे ही बॉडी मोशन स्टार्ट करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फॉल करती है, और फॉल करने के बाद फिर एक मेंटेन वैल्यू पर टिक कर कांस्टेंट चलने लगती है.
तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त देखिए यहां पर ये फोर्स कर दिया एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, और यहां से यहां तक देखिए एफ एस इज इक्वल टू एफ। जब तक बॉडी मोशन स्टार्ट नहीं करती एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब आता है एंगल। अगर हमें थीटा निकालना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द एंगल विच द रिजल्टेंट P makes with the normal reaction R is called the angle of friction। जब हम बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच एक रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं P। तो उस रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है tan थीटा s इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। ये शॉर्ट में समझें तो जो tan थीटा s बराबर होता है म्यू एस के। ठीक, The coefficient of static friction is equal to the tangent of the angle of friction। ये भी एक डेफिनेशन है। देखिए इसको यहां से भी डिराइव, अगर डिराइव करने को पूछा जाता है तो आप यहां से डिराइव करेंगे। मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, जिसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन ही हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो भी हम बता सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा, बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये फोर्स जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड mg cos थीटा। mg cos थीटा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा, मतलब r बराबर क्या होगा mg cos थीटा। अब मान लीजिए बॉडी रुकी हुई है, स्लाइड नहीं कर रही है, तो उस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा mg sin थीटा, इसका वेट का कंपोनेंट, और जो इसको नीचे जाने से रोक रहा है वो क्या है fs, फ्रिक्शनल फोर्स। तो fs बराबर क्या होगा mg sin थीटा। हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक हो जाएगा एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा बराबर 0, या एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एंड आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अगर हम रेशियो लें तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एफ एस अपॉन आर, जो कि हमारे पास ये बन गया। देखिए एफ एस की जगह क्या रख दिया म्यू एस आर, अगर हम रेशियो लें तो म्यू एस बराबर क्या होगा टेन थीटा। ठीक, ये है प्रूफ करना एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। The minimum angle of inclination of a plane with the horizontal at which the body placed on it just begins to slide down is called angle of repose। अगर पूछा जाए what is angle of repose, तो किसी inclined plane का वो minimum angle जिस एंगल तक बॉडी स्लाइड होने से पहले तक रुकी रहे, मतलब the minimum angle of inclination of the plane with the horizon at which the body placed on it just begin to slide, मतलब वो मिनिमम एंगल जिस पर बॉडी सिर्फ स्लाइड होना स्टार्ट करे, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। Thus the coefficient of limiting friction is equal to the tangent of angle of repose, जिसे हम म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा के भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह से होता है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करे, फिसले, उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब कोई बॉडी एक सरफेस पर घूमे, तो उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे किसी पहिए को किसी इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ें तो वो रोल करेगा, बट अगर एक क्यूब या एक स्क्वायर बॉक्स को हम किसी स्लाइड इंक्लाइन प्लेन पर धक्का दें तो वो रोल नहीं करता, वो स्लाइड करता है। ठीक, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी सच एज व्हील, डिस्क और सिलेंडर रोल्स ओवर अ सरफेस। एक चीज और याद रखना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए एक यहां पे इक्वेशन दी गई है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए द फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन Fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील। अगर आपसे पूछा जाए रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है, दो बातों पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन मतलब बॉडी के वेट पर डिपेंड करती है, बॉडी का मतलब व्हील का वेट जितना ज्यादा होगा
रोलिंग फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ द व्हील, मतलब व्हील का रेडियस जितना बड़ा होगा, व्हील जितना बड़ा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होगी। सो एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या, रेडियस ऑफ द व्हील। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर डॉट आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम कह सकते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग या लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है मोशन अलोंग अ रफ इंक्लाइन प्लेन। इसमें आप फॉर्मूला पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो देखिए, मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन है जिसपे एक बॉडी एम मास की रखी है, उस पर नीचे की तरफ बॉडी अपने खुद के वेट की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। तो नीचे की तरफ उस पर फोर्स कितना लग रहा है, एम ए। तो यहां पर हम इस डायग्राम को समझते हैं। बॉडी का वेट है mg नीचे की तरफ, mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन द्वारा बैलेंस किया जाएगा। बॉडी किस फोर्स से नीचे की तरफ जाएगी, ma से। बॉडी पे लगने वाला वेट का कंपोनेंट क्या, mg sin थीटा। बॉडी को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना, Fk क्यों, क्योंकि बॉडी खुद अपने वेट से स्लाइड कर रही है। तो इसमें एक चीज याद रखिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कब, जब बॉडी अपने खुद के वेट की वजह से किसी इंक्लाइन प्लेट पर स्लाइड करे तब फॉर्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट है मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा सी। अब देखिए थीटा सी क्या है वो समझते हैं। व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन थीटा इज लेस देन थीटा सी एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मोशन ऑफ द ब्लॉक। थीटा सी क्या है, वो क्रिटिकल एंगल। फिर से समझिए, मोशन ड्यू टू द इंक्लाइन प्लेन when the inclination of the plane theta is less than theta c and external force is required to initiate the motion of the block। मतलब अगर किसी इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है, जिसे हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, तब बॉडी को नीचे की तरफ स्लाइड करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। मान लीजिए वो फोर्स है कैपिटल एफ, तब बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए। जो एंगल है थीटा इज लेस देन थीटा सी, सेम चीज है, बॉडी का वेट नीचे की तरफ mg, एक कंपोनेंट बन गया mg cos थीटा, एक कंपोनेंट बन गया mg sin थीटा। बॉडी पर जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो है अल्फा, तो f cos अल्फा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मतलब बॉडी पर हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया f का नीचे की तरफ जो कंपोनेंट काम करेगा वो क्या होगा, f cos अल्फा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो होगा f sin अल्फा। मतलब r प्लस f sin अल्फा बराबर होगा mg cos थीटा, देखिए दिया है, और f cos अल्फा प्लस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज fs। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें फोर्स, जो मिनिमम फोर्स चाहिए उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो दैट मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी और स्लाइड द बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंगल ऑफ थीटा, that is f is equal to mg bracket sin theta s minus theta, theta s angle of repose है, upon cos theta s minus alpha। अल्फा वो एंगल है जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर, ठीक। एक यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाता है, f is equal to mg sin theta s minus theta, ठीक। नेक्स्ट आता है मोशन अप अलोंग द रफ इंक्लाइन प्लेन। अब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का देना है, तब हमें कितना फोर्स चाहिए उसका फॉर्मूला। तो अप्लाइंग फोर्स F है, तो हमें इसका फोर्स निकालना है। तो पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। बॉडी पे फोर्स मान लीजिए ऐसे लगाया गया इंक्लाइन प्लेन के साथ बीटा एंगल पर, तो ऊपर की तरफ F लगाया जा रहा, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा F cos बीटा और ऊपर की तरफ होगा F sin बीटा। तो R प्लस S sin बीटा किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर। mg sin थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ हो रहा, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, तो mg sin थीटा प्लस fs बराबर क्या होगा, f cos बीटा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस थीटा एस अपॉन कॉस बीटा माइनस थीटा एस। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज होता है पॉलिशिंग। अगर किसी बॉडी पर पॉलिश कर दें, उसको पॉलिश करने से उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। सो हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स? नंबर 1 बाय पॉलिशिंग। नंबर 2 लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब ऑयलिंग। जैसे हम लोग किसी बॉडी में ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। तो पहला केस है पॉलिशिंग, लुब्रिकेशन। तीसरा है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हम किस मटेरियल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन के लिए। मान लीजिए कंक्रीट पर अगर हम रबड़ लें और वो स्लाइड करें तो उनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक। नेक्स्ट है यूजिंग बॉल बेयरिंग। दो सरफेस के बीच अगर हम एक बॉल बेयरिंग लगा दें, जैसे आपने देखा होगा साइकिल में बॉल बेयरिंग लगी होती है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देता है। तो यूजिंग अ बॉल बेयरिंग कैन रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स। एक है स्ट्रीम लाइनिंग। फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर इज, अब एयर का जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय स्ट्रीम लाइनिंग शेप ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का शेप हवाई जहाज जैसा या हम कहें बर्ड जैसी कोई बॉडी या फिश जैसी किसी बॉडी को बना दें तो उस पर लगने वाला एयर का फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। तो थ्योरेटिकल सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन, तो F दिया है, इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg, M दिया है, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, G दिया गया है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs बराबर क्या होता है? Fs अपॉन R। R की वैल्यू क्या होती है? mg। Fs कितना दिया गया? 98। m इंटू जी मतलब 20 इंटू 9.8, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10/20, दैट इज 0.5। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी चीज क्या पूछ रहे थे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? μs, दैट इज 0.5। तो थीटा s इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, दैट इज इक्वल टू 26.6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो m दिया है, इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs दिया है 0.4। देखिए यूनिट नहीं होती इसकी। अ फोर्स F ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो देखिए Fs फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? μs R बराबर क्या होता है? mg। तो 0.4 इंटू 2 इंटू 9.8, दैट इज 7.84 न्यूटन। ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज 2.5 न्यूटन, दैट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, हेंस द अंडर द फोर्स F द ब्लॉक डज नॉट मूव। हम फोर्स लगा रहे हैं 2.5 न्यूटन का, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 7.84, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। एन एरोप्लेन ऑफ मास 10,000 kg, M दिया है, रिक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, V दिया है, फॉर टेक ऑफ, द रन ऑन द ग्राउंड बीइंग 100 मीटर। 100 मीटर की डिस्टेंस है सिर्फ टेक ऑफ करने के से पहले चलने के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द प्लेन एंड द ग्राउंड इज 0.3, ये म्यू के दिया गया है। Assume that the plane accelerate uniformly during the takeoff. Determine the minimum force required by the engine, F बताना, of the plane to take off. G दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि प्लेन पहले रुका था तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और उड़ने से पहले उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए? 20 मीटर पर सेकंड, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो स्क्वायर ऑफ 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 2a इंटू 100। तो एक्सेलरेशन जो उसको चाहिए 100 मीटर की डिस्टेंस चलने तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन करने के लिए, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन। तो इंजन जो फोर्स बनाकर देगा वो कितना होना चाहिए? F इज इक्वल टू mm, 10,000 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये हमें फोर्स चाहिए उड़ने के लिए। क्या क्या पूछ रहे थे? अच्छा, ये तो इंजन प्रोवाइड करेगा उसको एक्सेलरेशन लेने के लिए। अब साथ में क्योंकि टायर पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, तो वो कितना है? द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टेक ऑफ इज, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है? म्यू के आर बराबर क्या होता है? mg। तो म्यू के इंटू mg, दैट इज 0.3 इंटू 10,000 इंटू 10, दैट इज 3 इंटू 10⁴।
हैज द टोटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इंजन ऑफ द प्लेन टू टेक ऑफ। एक फोर्स एक्सेलरेशन के लिए और एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बचने के लिए। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ प्लस 3 इंटू 10⁴ दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ न्यूटन। मतलब एरोप्लेन के इंजन को मिनिमम कितना फोर्स चाहिए 5 इंटू 10⁴ न्यूटन, ताकि वो टेक ऑफ से पहले 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर सके। ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके न्यूमेरिकल लगाइए, थ्योरेटिकल सेक्शन हेडिंग डाल के या क्वेश्चन डालकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।